Hello students, welcome to the channel. Today is the second lecture of basic accounting term. Previous class में हमने basic accounting term के कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे और आज हम लोग उससे आगे का टर्म डिस्कस करेंगे। बच्चे, आज का हमारा जो टर्म है इसमें रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स है। अक्सर स्टूडेंट्स को रिवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते रहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जब तक रिवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर नहीं होता है तब तक क्लास 11th का या अकाउंटेंसी का किसी भी चैप्टर का हम क्वेश्चन सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट हर चैप्टर में है और इवन फाइनल अकाउंट तो बना ही नहीं सकते हैं बिना इसके नॉलेज के। तो चलिए आज हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, फिर आगे बताएंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना बच्चे, रिवेन्यू रिसिप्ट्स नोट करते चलिएगा, साथ साथ दोनों साथ साथ नोट करते चलिएगा तो समझ में आपको आएगा और क्लियर भी रहेगा। रिवेन्यू रिसिप्ट में नोट कीजिए, द रिसिप्ट्स which neither increase any liability nor reduce the assets of the firm। रिवेन्यू रिसिप्ट में हमने लिखा द रिसिप्ट्स विच नीदर इंक्रीज एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस द असेट्स ऑफ द फर्म। और इसमें लिखिए द रिसिप्ट्स, कैपिटल सी में लिखिए द रिसिप्ट्स विच आइदर इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म और reduce the assets of the firm। पहला हो गया बच्चे, रिवेन्यू रिसिप्ट में हमने पहला पॉइंट लिखा द रिसिप्ट्स विच नाइदर इंक्रीज लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस द असेट्स ऑफ द फर्म। मतलब ऐसे रिसिप्ट्स, ऐसा पैसा जिसके आने से ना ही फर्म का लाइबिलिटी बढ़े और ना ही फर्म का एसेट्स घटे। मतलब कहते हैं कि लाइबिलिटी जो है बच्चे इंक्रीज और एसेट्स डिक्रीज, मतलब कि नहीं करे, मतलब कि लाइबिलिटीज और एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़े, लाइबिलिटीज और एसेट्स कांस्टेंट रहे। ऐसे रिसिप्ट्स जिसके आने से लाइबिलिटी और एसेट्स कांस्टेंट रहे, मतलब पैसा आया लेकिन मेरा कोई एसेट्स नहीं घटा, मेरा कोई लाइबिलिटीज नहीं बढ़ा, वो मेरे लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिवेन्यू रिसिप्ट्स होता है। जैसे बच्चे आप लोग पढ़ते हैं तो टीचर को आप फी पे करते हैं, तो क्या वो फी रिसीव करने से टीचर का क्या कोई एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज करता है, क्या कोई लाइबिलिटीज इंक्रीज करता है? तो आप कहोगे नहीं। तो ऐसे रिसिप्ट्स जिससे ना ही लाइबिलिटीज बढ़े और ना ही एसेट्स घटे, वो रिवेन्यू रिसिप्ट्स होता है। आगे अभी और बताएंगे एग्जांपल। और कैपिटल रिसिप्ट में द रिसिप्ट्स विच आइदर इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, आइदर इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म और रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द फर्म। मतलब कि ऐसे रिसिप्ट्स जिससे या तो
लाइबिलिटी बढ़े या तो असेट्स घटे, मतलब आइदर लाइबिलिटी इंक्रीज करे और एसेट्स डिक्रीज करे, उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। जैसे लोन लिए बच्चे तो पैसा तो आया, लेकिन पैसा आने के साथ मेरा लाइबिलिटीज क्या हो गया, बढ़ गया। मैंने एसेट्स बेच दिया, प्रॉपर्टी बेच दिया, तो मेरा प्रॉपर्टी बेचने से मेरा एसेट्स क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो ऐसे रिसिप्ट जिसके आने से, जिसके पैसा के आने से एसेट्स और लाइबिलिटीज पे इंपैक्ट पड़ता है, वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाता है। ठीक है, आगे लिखिए सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट रिवेन्यू रिसिप्ट में इट इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसमें लिखिए इट इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट either reduction in assets or increase in liability। नेक्स्ट, अभी नोट कीजिए, समझाएंगे। अब एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ETC। इसमें लिखिए एग्जाम्पल, लोन टेकन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अमाउंट रिसीव्ड एज कैपिटल, डिबेंचर, ETC। और एक और पॉइंट लिखिए रिवेन्यू रिसिप्ट में, इट इज रिकरिंग इन नेचर। और कैपिटल रिसिप्ट में लिखिए इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। ओके बच्चे, अब आपको मैं समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। दो रिसिप्ट है, एक इधर रिवेन्यू रिसिप्ट है और इधर कैपिटल रिसिप्ट है। क्या होता है रिवेन्यू रिसिप्ट, क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट? तो रिवेन्यू रिसिप्ट में हमने कहा द रिसिप्ट्स विच नाइदर इंक्रीज एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस द एसेट्स ऑफ द फर्म। मतलब यहां पे देखो बता रहे हैं कि ऐसा रिसिप्ट्स, ऐसा पैसा जिसके आने से ना ही लायबिलिटी बढ़े, लायबिलिटीज इंक्रीज और एसेट्स डिक्रीज पे हमने क्रॉस लगा दिया, मतलब कि ना ही लायबिलिटीज बढ़े और ना ही एसेट्स घटे, है ना। नाइदर इंक्रीज लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स, ऐसे रिसिप्ट को रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। और कैपिटल रिसिप्ट में आइदर, यहां नाइदर नॉर, यहां पे आइदर और। यहां पे देखो हम बोल रहे हैं नाइदर इंक्रीज लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स, और यहां पे बोल रहे हैं आइदर इंक्रीज लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। यहां पे नाइदर नॉर, यहां पे आइदर और। क्लियर? फिर उसके बाद तो कैपिटल रिसिप्ट में या तो लायबिलिटीज बढ़ेगा या एसेट्स घटेगा, इसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट में दूसरा है कि इट इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चे अभी तो आप बेसिक टर्म पढ़ रहे हो, सवाल आएगा कि सर ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? तो बच्चे साल के अंत में, ईयर के अंत में हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट, और फाइनल अकाउंट में आता है
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो साल के अंदर जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो रिवेन्यू रिसिप्ट वाले जो आइटम होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो साइड होते हैं। लेफ्ट साइड बच्चे डेबिट साइड कहलाता है और राइट साइड जो होता है वो क्रेडिट साइड कहलाता है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट जो है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कैपिटल रिसिप्ट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। किस रूप में? आइदर रिडक्शन इन एसेट्स, या तो एसेट्स डिक्रीज करके, या लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा एज पर गिवन ट्रांजैक्शन। रिवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल क्या है? तो सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचते हैं हम, रिवेन्यू रिसिप्ट है, गुड्स बेच के जो पैसा आया, क्योंकि ये रेगुलर नेचर का है। कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, ये सब रिवेन्यू रिसिप्ट है बच्चे। इस पैसे को रिसीव करके ना ही फर्म का कोई लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है और ना ही एसेट्स डिक्रीज कर रहा है। और कैपिटल रिसिप्ट में है लोन टेकन, लोन टेकन, तो बच्चे लोन लिए, पैसा तो आया और लायबिलिटीज क्या हो गया? इंक्रीज कर गया, कैपिटल रिसिप्ट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स बेच दिए, पैसा तो आया लेकिन मेरा एसेट्स घट गया, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड एज कैपिटल और डिबेंचर, कैपिटल और डिबेंचर के रूप में जो अमाउंट रिसीव करेंगे कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया। रिवेन्यू रिसिप्ट जो होता है बच्चे ये रेकरिंग नेचर का होता है। किस नेचर का होता है रिवेन्यू रिसिप्ट? रेकरिंग नेचर का, रिपीटेटिव नेचर का। और कैपिटल रिसिप्ट नॉन रेकरिंग इन नेचर, मतलब रिपीटेटिव नेचर का नहीं होता है। अब बताइए आपको अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं? किसी भी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, है ना। ये हम अनुभव के आधार पे बता रहे हैं और एकदम बेस्ट बताए हैं। आप पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नोट कीजिए इसको। ओके बच्चे, तो अभी आपने डिस्कस, आपके साथ हम डिस्कस किए रिवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। और अब हम पढ़ेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, और आपका कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर होगा। चलिए देखते हैं बच्चे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नोट कीजिएगा साथ साथ मेरे। द एक्सपेंडिचर which neither increase any assets nor reduce any liability of the firm। और इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखिए द एक्सपेंडिचर विच आइदर इंक्रीज एनी असेट्स और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। बच्चे देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कहते हैं द एक्सपेंडिचर which neither increase any assets nor reduce any liabilities। मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर, ऐसा पैसा जिसके खर्च होने से ना ही एसेट्स बढ़े और ना ही लायबिलिटीज घटे। मतलब कि नाइदर इंक्रीज एसेट्स नॉर रिड्यूस लायबिलिटीज, मतलब बच्चे कि पैसा खर्च होने से एसेट्स और लायबिलिटीज आपका कांस्टेंट रहेगा, उस पर कोई चेंजेज नहीं होगा। ये किसी भी डिजिट या नंबर के ऊपर एक लाइन का सिंबल हो, बार का सिंबल हो, उसे हम कांस्टेंट समझते हैं। तो ये कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच नाइदर इंक्रीज एनी एसेट्स नॉर रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे ना ही फर्म का एसेट्स इंक्रीज करे और ना ही लायबिलिटीज डिक्रीज करे, मतलब कि एसेट्स और लायबिलिटीज कांस्टेंट रहे, इसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं द एक्सपेंडिचर विच आइदर इंक्रीज एनी एसेट्स और रिड्यूस द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे या तो फर्म का एसेट्स बढ़ता है या तो लायबिलिटीज घटता है। मतलब कि आइदर इंक्रीज एसेट्स
और रिड्यूस लाइबिलिटीज, मतलब जिससे या तो एसेट्स बढ़े या लाइबिलिटीज घटे, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सेकेंड, इट इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखिए, इट इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट आइदर इंक्रीज इन एसेट्स और रिड्यूस इन लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे रिसिप्ट वाले में क्या बताए थे कि रिवेन्यू रिसिप्ट वाले हमने बताया था कि ट्रेडिंग एंड पीएल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, और एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इज रिकॉर्ड इन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल। कितना इजी है, खर्चा है तो डेबिट साइड, आमदनी है तो क्रेडिट साइड। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बोल रहे हैं, जब ये बात हम बोल रहे हैं या तो उससे एसेट्स बढ़ेगा या लाइबिलिटीज घटेगा, तो बैलेंस शीट में कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो एसेट्स इंक्रीज करके दिखाएगा, जैसे फर्नीचर परचेज की थी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो क्या इसका इंपैक्ट होगा, फर्नीचर को इंक्रीज करके दिखाएंगे। लोन का रीपेमेंट कर दिया, क्या उसका इंपैक्ट होगा, लाइबिलिटीज को डिक्रीज करके दिखाएंगे। ठीक है, थर्ड, इट इज रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग इन नेचर, बच्चे रिवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो रेकरिंग नेचर का होता है, रिपीटेटिव नेचर का होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में इट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर, नॉन रेकरिंग इन नेचर, रेकरिंग नेचर का नहीं होता है। अब आप एग्जाम्पल लिखिए रिवेन्यू रिसिप्ट का, परचेज ऑफ गुड्स, वहां पे था रिसिप्ट में सेल ऑफ गुड्स, यहां पे है परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स हम बार बार परचेज करते हैं, रेंट पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, ये जो बच्चे हैं एक्सेट्रा, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल लिखिए, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन एक्सेट्रा, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स हम परचेज करें। रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन एक्सेट्रा। बच्चे देखो, यहां पे हमने लिखा एग्जांपल, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, ये जो खर्चे हैं ये बार बार होता है, और ऐसे खर्चे जो बार बार होता है उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर? और ये जो हम बोले परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, प्लांट, ये सब बार बार नहीं होता है। क्या हम बिजनेस में बार बार मशीन खरीदते हैं? क्या बार बार फर्नीचर खरीदते हैं? नहीं, एक बार खरीदते हैं और उसका बेनिफिट लंबे टाइम तक मिलता है, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या लोन बार बार चुकाएंगे? नहीं। क्लियर? कोई दिक्कत समझने में? चलिए, तो आप इसको नोट कीजिए बच्चे। ओके बच्चे, और एक बात और ध्यान देना कि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है बच्चे, इसका बेनिफिट हमें 1 साल तक मिलता है। अगर हम रेंट पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, जनरली ये इसका बेनिफिट 1 ईयर तक मिलता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल से अधिक मिलता है। हम प्लांट, मशीन, फर्नीचर परचेज करते हैं, उसका बेनिफिट 1 साल से अधिक मिलता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है बच्चे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये हमारे अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन रखता है। ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन रखता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ध्यान रखिए इस बात को, ये अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन रखता है, अर्निंग को ये क्या करता है? मेंटेन रखता है। और ये हमारे अर्निंग को क्या करता है? अर्निंग को इंक्रीज करता है, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम फिक्स्ड एसेट्स में अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे अर्न करने की कैपेसिटी बढ़ेगा। और
आप देखिए कि उस रिसिप्ट वाले में भी था रेकरिंग नेचर का रिवेन्यू रिसिप्ट में, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी रेकरिंग नेचर का। कैपिटल रिसिप्ट में था नॉन रेकरिंग नेचर, इसमें भी है नॉन रेकरिंग नेचर का। और बाकी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि उसका इसमें रिवर्स है। वहाँ पे बोल रहे थे परचेज ऑफ गुड्स, रेंट रिसीव, कैपिटल रिसीव, यहाँ पे बोल रहे, वहाँ पे बोल रहे थे सेल ऑफ गुड्स, रेंट रिसीव, कैपिटल रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, यहाँ पे बोल रहे हैं परचेज ऑफ गुड्स, रेंट पेड। ऐसे ही आपको कंपेयर करके पढ़िएगा तो समझ में आएगा। चलिए इसको नोट कीजिए तो सभी बच्चे। ओके बच्चे, नेक्स्ट एक हमारा टर्म है डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? कहते हैं, नोट कीजिएगा, देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर revenue in nature but the benefits of which is likely to be derived over a numbers of year. Such expenditure is called deferred revenue expenditure. Second point, the whole amount is not debited to profit and loss account of current year but spread over the years for which benefits is to be derived. Example, advertisement suspense, और एक बात और लिख लीजिए, अनरिटेन ऑफ एक्सपेंसेस सोन इन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, देखो बच्चे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? कहते हैं देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर। बच्चे, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो रिवेन्यू नेचर के होते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं, बट द बेनिफिट्स ऑफ विच इज लाइकली टू बी डिराइव्ड ओवर अ नंबर्स ऑफ ईयर, लेकिन उसका बेनिफिट कई साल तक मिलेगा। देखो मेरे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या बोले थे कि उसका बेनिफिट 1 साल तक मिलता है, कैपिटल में कई साल तक मिलता है। यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन कि देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर जो रिवेन्यू नेचर के होते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं, बट द बेनिफिट्स ऑफ विच इज लाइकली टू बी डिराइव्ड ओवर अ नंबर्स ऑफ ईयर्स, उसका बेनिफिट कई साल तक मिलता है। सच एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। फिर कहोगे सर कैसे, कुछ एग्जांपल दीजिए, आगे देंगे। कहते द होल अमाउंट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ करेंट ईयर। होल अमाउंट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ करेंट ईयर बट स्प्रेड ओवर द ईयर्स फॉर विच बेनिफिट्स इज डिराइव्ड। और अनरिटेड राइट ऑफ पोर्शन को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आप बच्चे जानते हो कि एडवर्टीजमेंट जो होता है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। एडवर्टीजमेंट हमें हर साल करना होता है।
बट अगर हमने ह्यूज अमाउंट एडवर्टीजमेंट पे किया, मान लीजिए कोई नया कंपनी है, उसने 5 लाख रुपया एडवर्टीजमेंट पे कर दिया खर्च, और 5 लाख रुपीज एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया, और उसको ऐसा फील होता है कि ये 5 लाख रुपया जो मैं खर्च किया हूँ इसका बेनिफिट मुझे अगले 5 साल तक मिलेगा, तो क्या होता है, वो सोचता है कि अगर मैं ये पूरा 5 लाख रुपया इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दूंगा, इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर एडवर्टाइजमेंट के तौर पे मैं 5 लाख रुपया रिकॉर्ड कर दूं तो मेरा एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट कम आएगा, कोई भी इन्वेस्टर्स हमारे फर्म में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। क्योंकि एज एन इन्वेस्टर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कितना है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन ने 5 लाख रुपया हैवी अमाउंट नया कंपनी में खर्च हुआ एडवर्टीजमेंट पे, ऑर्गेनाइजेशन पूरा अमाउंट उसी साल लिख दे तो लॉस होगा या प्रॉफिट कम आएगा, इन्वेस्टर्स कम इन्वेस्ट करेंगे। तो कंपनी सोचती है, ऑर्गेनाइजेशन सोचता है कि जब 5 लाख रुपया खर्च हुआ है और इसका बेनिफिट हमें अगले 5 साल तक मिलेगा, तो क्यों ना हर साल 1 लाख रुपीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखूं हर साल अगले 5 साल तक, और जो अनरिटर्न पोर्शन है, जो राइट ऑफ अभी नहीं किए हैं, वो बैलेंस शीट में एसेट्स के तौर पे रिकॉर्ड करूं, क्योंकि वो मेरा एसेट्स है। समझ में आया? जैसे 5 लाख रुपए खर्च हो, 1 लाख इस साल के पीएल में लिख देंगे, 4 लाख बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख देंगे, फिर अगले साल उस 4 लाख में से 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में और 3 लाख बैलेंस शीट में एसेट्स में, ऐसे ही चलते रहेगा अगले 5 साल तक। और इस तरह से हमारा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट भी कर लिए। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बच्चे कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू, डिफर्ड का मतलब होता है बच्चे पोस्टपोन। क्या होता है? पोस्टपोन। पोस्टपोन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि पूरे को भी रेवेन्यू नहीं माने, धीरे धीरे मानेंगे रेवेन्यू। अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? और आपने आज क्लास अटेंड किया, अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग डाउट हो, आप हमारे इस गिवन नंबर 8676080858 पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप करके अपना डाउट पूछिए। इवन आपको ऑनलाइन क्लास के रिगार्डिंग, ऑफलाइन क्लास के रिगार्डिंग, वीडियो के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस गिवन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए। ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। जय हिंद।